हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर सेकंड का आपका पार्ट सेकंड करते हैं। नागाभट्टा, ये प्रतिहार वंश का रूलर था नागभट्ट। ये संस्कृत प्रशस्ति अबाउट हिम फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स, नागभट्ट की तारीफ में संस्कृत लैंग्वेज में एक प्रशस्ति लिखी गई थी और ये प्रशस्ति मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मिली है। एरियाज एंड पीपल डिफिटेड बाई नागाभट्टा अकॉर्डिंग टू ग्वालियर प्रशस्ति। स्टूडेंट्स, आपको पता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो प्रशस्ति मिली है उस प्रशस्ति में प्रतिहार किंग नागभट्ट का वर्णन है। तो इस प्रशस्ति में लिखा गया है कि नागभट्ट ने बहुत एरिया के रूलर्स को डिफीट किया। तो देखते हैं कौन कौन से एरियाज़ के रूलर को उसने डिफीट किया। आंध्रा, सैंधव मतलब कि सिंध, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ के रूलर को उसने डिफीट किया। विदर्भ महाराष्ट्र का पार्ट है। कलिंगा ये उड़ीसा का पार्ट है। और चक्रयुद्धा कन्नौज उत्तर प्रदेश में है एक जगह, वहाँ के रूलर है। वंगा बंगाल का पार्ट था ये। अनर्ता ये गुजरात का पार्ट था। मालवा ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। किराता फॉरेस्ट पीपल, जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको किराता बोलते थे। तुरुषा तुर्क्स लोगों को कहते हैं स्टूडेंट्स। वत्सा मत्स्य ये नॉर्थ इंडिया के किंगडम थे। तो ये सारे के सारे किंगडम और लोग थे जिनको नागभट्ट ने क्या किया, पराजित किया, जो कि प्रतिहार किंग था एक। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका नोट्स नंबर 17। एरियाज एंड पीपल ये तो हो गया हमारा। अभी 18 पे करते हैं हम। त्रिपार्टी स्ट्रगल। त्रिपार्टी स्ट्रगल क्या था? आपके तीन पार्टी के बीच में स्ट्रगल हुआ था, उसी को बोलते हैं त्रिपार्टी स्ट्रगल। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये तीन डायनेस्टी थी स्टूडेंट्स। और इन तीन डायनेस्टी के रूलर्स के बीच में उत्तर प्रदेश के शहर कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ था उसी को बोलते हैं त्रिपार्टिक स्ट्रगल। तो कौन सी तीन पार्टी थी जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर पे अधिकार करना चाहती थी? एक गुर्जर प्रतिहार थे, नंबर 2 पे राष्ट्रकूटा, नंबर 3 पे पाल। तो ये तीन डायनेस्टी थी। डायनेस्टी क्या होते हैं? राजाओं के वंश, राजवंश कहते हैं। तो इन तीन डायनेस्टीज के बीच में स्ट्रगल हुआ, मीन्स लड़ाई हुई। किस चीज़ को लेकर के? जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश का एक शहर, उस पर अधिकार को लेकर के तीनों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ या लड़ाई हुई तीन पार्टी के बीच में, उसको बोलते हैं त्रिपार्टिट स्ट्रगल। मोहम्मद गजनी के बारे में बात हम करते हैं। ये सुल्तान ऑफ गजनी था। गजनी कहाँ पे है जगह? अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में जो जगह थी गजनी, वहाँ का रूलर था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने 1997 से 1030 के बीच में शासन किया। ही कंट्रोल अबाउट पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। मोहम्मद गजनी ने सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट आता है सब कॉन्टिनेंट का, जहाँ पे आज पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पे आता नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो मोहम्मद गजनी ने कहाँ कहाँ कंट्रोल किया? सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे सब कॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल, और इसका सबसे फेमस अटैक इंडिया में जो है वो सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया। गुजरात में लोकेटेड है सोमनाथ का मंदिर। 1025 AD में अटैक किया मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के टेम्पल पे। ही यूज्ड वेल्थ ऑफ टेम्पल्स टू क्रिएट ए सिम्प्लिटेड कैपिटल एट गजनी। स्टूडेंट्स, मंदिरों से मोहम्मद गजनी जो भी धन लूट के ले जाता था, उस धन का इस्तेमाल वो अपने कैपिटल गजनी को शानदार बनाने में करता था। मीन्स उसकी जो कैपिटल थी गजनी में, वो उसके ऊपर वो सारा पैसा लगाता था और अपनी कैपिटल को वो शानदार बनाने का क्या करता था? प्रयास करता था। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं आगे अल बेरूनी के बारे में। आपने देख लिया कि मोहम्मद गजनी की कैपिटल क्या थी? गजनी, अफ़गानिस्तान में। और सारा जितना मंदिरों से लूट के वो धन ले जाता था, या कहीं से भी जिस भी एरिया को उसने जीता और उससे पैसा वो ले गया, धन दौलत ले गया, तो उस पैसे या धन दौलत का इस्तेमाल वो अपनी कैपिटल गजनी के लिए करता था और गजनी की मेंटेनेंस या उसका रख रखाव करता था इस पैसे से। अल बेरूनी इंटरेस्टेड बाय सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, अल बेरूनी
मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया आया था और उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, भारतीय उपमहाद्वीप का अकाउंट लिखा था, मीन्स ब्यौरा लिखा था। ही रोट किताब उल हिंद इन अरेबिक लैंग्वेज। अल बेरूनी ने कौन सी किताब लिखी या बुक लिखी? किताब उल हिंद। किस लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि अल बेरूनी किसके साथ इंडिया में आया था? मोहम्मद गजनी के साथ में। और उसने क्या लिखा था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अकाउंट या ब्यौरा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों की लाइफ और इसके एरिया के बारे में उसने लिखा था। और सुल्तान मोहम्मद गजनी ने उसको बोला था, इंटरेस्टेड किया था, मीन्स अपॉइंट किया था कि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ब्यौरा मेरे को लिख के दें। क्योंकि मोहम्मद गजनी का इंटरेस्ट होता था, जिस भी एरिया में वो जाता था या युद्ध करता था, उस एरिया के भौगोलिक जीवन या उस एरिया के लोगों का सामाजिक जीवन, उनकी जानकारी वो प्राप्त करना चाहता था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसके साथ में कौन आया? अल बेरूनी आया और उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अकाउंट या ब्यौरा लिखा मोहम्मद गजनी के कहने पे। अल बेरूनी ने कौन सी बुक लिखी? किताब उल हिंद। किस लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। अपनी किताब को लिखने के लिए अल बेरूनी ने संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे, मेन संस्कृत के विद्वानों से बात की। और संस्कृत के विद्वान थे जो इंडिया में, उन्होंने अल बेरूनी की किताब लिखने में उसकी हेल्प की। चहमान्स, लेटर नोन एज चौहान्स। स्टूडेंट्स चहमान्स के बारे में पढ़ते हैं। चहमान्स जो बाद में चौहान भी कहलाए, रूल्ड अवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो चहमानों ने या चौहानों ने कहाँ पे रूल किया? दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरिया में। अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर दे अपोज्ड बाई चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड गंदवावलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स चौहानों ने और चहमानों ने अपना रूल वेस्ट और ईस्ट में भी एक्सपेंड करने की कोशिश की, मीन्स फैलाने की कोशिश की, लेकिन इनको रोक दिया गया या इनका विरोध कर दिया गया। किसने? जो गुजरात के चालुक्य थे और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो गंदावलास थे, उन्होंने गहदलावास बोलेंगे, गहदलावास वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के और चालुक्य गुजरात के। तो गुजरात के चालुक्यों ने और गहदलावास वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो रूलर थे, उन्होंने चहमानों को या चौहानों को रोक दिया उनका वेस्ट और ईस्ट में शासन फैलाने से। बेस्ट नोन चहमानों का या चौहानों का सबसे बेस्ट रूलर था पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान भी जिसको कहते थे। 1168 से लेकर के 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था तराइन की पहली बैटल में। त्रावड़ी भी कहते हैं तराइन को, जो आज करनाल के पास है हमारे हरियाणा में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसको डिफीट किया? सुल्तान मोहम्मद गोरी, अफ़गान रूलर था ये। लेकिन 1192 में सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। पहले वार में 1191 में हुआ जो तराइन का पहला युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया। लेकिन 1192 में जो हुआ उसमें आपके मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। तो पहले में जीत गया था मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूसरे में हार गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे। सुल्तान का मीनिंग क्या होता है? सुल्तान एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है रूलर। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर? चोला लोग पावर में कैसे आए? मुतरयार रूल्ड अवर कावेरी डेल्टा। स्टूडेंट्स मुतरयार रूल करते थे कावेरी डेल्टा में। कावेरी नदी ये कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में बहती है। लेकिन जो तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा होता था, कावेरी रिवर का जो एरिया होता था, वहाँ पे मुतरयार नाम का एक चिफली फैमिली रूल करती थी। मुतरयार वर सबऑर्डिनेट टू पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम। स्टूडेंट्स पल्लव थे। कांचीपुरम एक जगह थी तमिलनाडु, कांचीपुरम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे पल्लव किंग्स रूल करते थे और पल्लवों के अधीन कौन थे? मुतरयार। और वो मुतरयार कहाँ पे रूल करते थे? कावेरी डेल्टा में।
और मुतरियार एक माइनर चीफली फैमिली थी, छोटा सा मुखिया परिवार था ये, ध्यान रखेंगे। मुतरियार के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मुतरियार कहाँ पे रूल करते थे? कावेरी डेल्टा में। किसके अंडर में थे वो? जो कांचीपुरम के पल्लव थे उनके अंडर में। पल्लव किंग्स की कैपिटल थी कांचीपुरम, ध्यान रखेंगे इसको। और वो चीफली फैमिली थी, छोटा सा मुखिया परिवार था वो। विजाल्या बिलोंग टू एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोला फ्रॉम ओरियर। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो विजाल्या था, विजाल्या ये एक चोला फैमिली का चीफ था। और चोल लोग कहाँ पे रूल करते थे? ओरियर में, ओरियर, ध्यान रखेंगे। लेकिन विजाल्या ने किसको हराया? मुतरियार ने। विजाल्या ने किसको हरा दिया? मुतरियार को। और मुतरियार को जो विजाल्या ने हराया, तो उसके बाद विजाल्या ने चोल एम्पायर की फाउंडिंग कर दी। तो इस बात का ध्यान रखें कि चोला एम्पायर का फाउंडर कौन था? विजाल्या। और विजाल्या कहाँ से बिलोंग करता था? चोला फैमिली से। और वो फाउंडर भी था मीन्स आपके चोला एम्पायर का। और ओरियार से बिलोंग करता था, ओरियार से। विजाल्या कैप्चर्ड कावेरी डेल्टा। मुतरियार से विजाल्या ने क्या कर लिया? कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया। विजाल्या कौन था? चोला फैमिली का एक मेंबर। फ्रॉम मुतरियार, मुतरियार से कावेरी डेल्टा उसने कैप्चर कर लिया मिड ऑफ द 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के मिडल में। विजाल्या वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। अभी मैंने बता दिया कि चोला एम्पायर का फाउंडर कौन था? विजाल्या। एक बार फिर इसको मैं बता देता हूँ कि कावेरी डेल्टा की बात आती है। कावेरी डेल्टा में पहले शासन कौन करते थे? मुतरियार। और मुतरियार किसके अंडर में थे? कांचीपुरम के पल्लवों के। और मुतरियार को किसने हराया? विजाल्या ने। और विजाल्या कौन है? चोला एम्पायर का फाउंडर। तो स्टूडेंट्स, तो चोला एम्पायर को फाउंड कर दिया विजाल्या ने। विजाल्या बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर। तंजावुर शहर बनाया विजाल्या ने। तंजावुर बता देता हूँ मैं, चोलों की कैपिटल थी, ठीक है। तो उसके बाद में स्टूडेंट्स, और उसने निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर भी बनाया। गोडेस होती है देवी। तो विजाल्या ने दो चीज़ें की। एक तो चोला एम्पायर की कैपिटल जो तंजावुर है उसको एस्टेब्लिश किया विजाल्या ने, और वो फाउंडर भी था चोला एम्पायर का विजाल्या। इसके साथ साथ उसने मंदिर भी बनाया, गोडेस जो कि देवी थी, निशुंभ भासुधिनी देवी का इसने टेम्पल भी बनाया। तंजावुर कैपिटल थी चोला किंगडम की। द पांड्यन एंड पल्लवा टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ चोला किंगडम। स्टूडेंट्स, जो चोल एम्पायर था, चोल साम्राज्य था, उसके नॉर्थ में पांड्य लोग रूल करते थे और उसके साउथ में कौन रूल करते थे? पल्लव। तो चोलों की कैपिटल तो होगी तंजावुर, पांड्यों की कैपिटल थी मदुरई, और पल्लवों की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। तो ऊपर पांड्य, नॉर्थ में, मिडल में चोल और साउथ में पल्लव। राजा राज फर्स्ट। स्टूडेंट्स, राजा राज फर्स्ट कौन था? ये सबसे पावरफुल चोला रूलर था। और ये किंग कब बना? ये 1985 AD में। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पावरफुल चोला किंगडम कौन था? राजा राज फर्स्ट। और ये किंग कब बना? 1985 AD में। राजेंद्र फर्स्ट, ये राजा राज फर्स्ट का बेटा था, सन ऑफ राजा राज फर्स्ट। और रेडिड द गंगा वैली, इसने गंगा की जो घाटी थी, मतलब नॉर्थ इंडिया में, वहाँ तक इसने रेड लगाई, वहाँ के एरिया को भी जीतने की इसने कोशिश की। श्रीलंका में भी गया ये, साउथ इंडिया में, और साउथ ईस्ट एशिया की जितनी कंट्री थी वहाँ पे भी गया। डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन, जितने भी अभियान या एक्सपेडिशन इसने चलाए, मीन्स जिन एरिया में गया उनको जीतने के लिए, स्टूडेंट्स, उन एरियाज़ के अंदर इसने आपके है ना, उन एरिया को जीतने के लिए इसने क्या बनाई? अपनी खुद की नेवी बनाई। नेवी क्या होती है? जल सेना। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाई राजा राज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। राजा राज फर्स्ट और सबसे फेमस रूलर था जो चोला एम्पायर का। और उसके बाद में जो उसका बेटा आया राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने दो मंदिर बनाए। एक तो तंजावुर का मंदिर बनाया और दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या बनाया? गंगईकोंडा चोलापुरम का मंदिर। चोला ब्रोंज इमेज, चोला एम्पायर की ब्रोंज इमेज मीन्स आपके कांसे की मूर्तियाँ बहुत फेमस हैं स्टूडेंट्स। चोला एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चोला एम्पायर किसके लिए फेमस था? ब्रोंज की इमेज के लिए। कंसिडर अमोंगेस्ट फाइनेंस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे शानदार किस्म की होती हैं जो चोला एम्पायर की आपके ब्रोंज किंगडम थी, वो वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट किस्म की थी, सबसे शानदार किस्म की ये पत्थर एक मीन्स आपके कांसे की मूर्तियाँ बनाते थे। मेड ऑफ डेटीज एज वेल एज डिवोटीज, ये मूर्तियाँ थी जो चोला एम्पायर में ब्रोंज की। ये डिटी कौन होता? देवता।
और डिवोटी कौन होता है? डिवोटी होता है भगत। तो भगवान के साथ साथ भगत की भी बनाई जाती थी मूर्तियाँ। उसके बाद में स्टूडेंट्स कावेरी डेल्टा एम्पटिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, जो कावेरी रिवर है वो डेल्टा की जगह यहाँ पे रिवर कर देंगे, तो कावेरी रिवर आपके कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन चोला एम्पायर। स्टूडेंट्स चोला एम्पायर में एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो वाटर फ्रॉम कावेरी हेल्प्ड इन कल्टीवेशन ऑफ राइस ड्यूरिंग चोला एम्पायर। स्टूडेंट्स चोला एम्पायर में जो इरिगेशन होती थी, मीन्स सिंचाई होती थी, उस सिंचाई कल्टीवेशन के लिए जो सिंचाई होती थी वो उसको पानी कहाँ से मिलता था कल्टीवेशन को? कावेरी रिवर से। और कावेरी रिवर का जो डेल्टा था उसी में चोला एम्पायर एस्टेब्लिश था, और वो राइस के लिए बड़ा फेमस था, चावल होता था, तो चोला एम्पायर में चावल अच्छा होता था। और कल्टीवेशन के लिए, मीन खेती के लिए चोला एम्पायर में पानी कहाँ से आता था? चोला एम्पायर में पानी आता था कल्टीवेशन के लिए आपके कावेरी रिवर से। एग्रीकल्चर इन कावेरी डेल्टा डेवलप ड्यूरिंग 5th और 6th सेंचुरी। स्टूडेंट्स कावेरी डेल्टा में एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो चोला एम्पायर के एस्टेब्लिश होने से पहले ही हो गई थी, 5th और 6th सेंचुरी में। चोला एम्पायर तो काफ़ी लेट 8th या 9th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर कावेरी डेल्टा में 5th या 6th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गई थी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। चोला एम्पायर में प्रशासन कैसे चलता था? उर होती थी चोला एम्पायर के अंदर एक जगह, मीन्स आपके उर किसको बोलते थे? सॉरी, जगह नहीं, ये किसी संगठन का, इंस्टीट्यूशन का नाम था। चोला एम्पायर में जो उर होते था, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट, किसानों की बस्तियों को बोलते थे उर। और बिकम प्रोस्पर्स विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में जब से इरिगेशन होनी स्टार्ट हुई तब से काफ़ी प्रोस्पर हो गया था ये जो उर था। उर मीन्स सेटलमेंट ऑफ पीजेंट, किसानों की बस्तियां काफ़ी अमीर बन गई थी, प्रोस्पर्स बन गई थी जब से इरिगेशन होनी शुरू हुई चोला एम्पायर में। तो चोला एम्पायर में उर किसको बोलते थे? जो पेजेंट की सेटलमेंट होती थी, किसानों की बस्तियां, उसको बोलते थे उर। और उर कब अमीर बन गए, प्रोस्पर बन गए? और उर कब बन गए प्रोस्पर किसानों की बस्तियां? जब एग्रीकल्चर में इरिगेशन आ गई। आल्सो कॉल्ड विलेज काउंसिल और विलेज। स्टूडेंट्स उर को विलेज काउंसिल, एक गांव की एक जो काउंसिल क्या होता है? एक परिषद होती है या छोटी सी एक संगठन होता है, सभा होती है गांव की, उसको काउंसिल कहते हैं। तो उर का दूसरा नाम स्टूडेंट्स विलेज काउंसिल या विलेज भी था। नाडू, ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड नाडू। स्टूडेंट्स कई विलेजेस के ग्रुप को नाडू कहते थे। मीन्स कई आपके उर मिल करके क्या बनाती थी? नाडू बनाती थी। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड फंक्शंस रिलेटेड टू जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेज। स्टूडेंट्स विलेज काउंसिल क्या होगी यहाँ पे? उर। और नाडू क्या होगी? ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो विलेज काउंसिल और नाडू मीन्स उर और नाडू दोनों मिल करके जस्टिक होता है न्याय से रिलेटेड काम करते थे, और टैक्स भी कलेक्ट करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ वेलल्ला कास्ट। चोला एम्पायर में जो वेलल्ला कास्ट के अमीर पीजेंट होते थे, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू। नाडू के जितने भी मामले होते थे वो उन पे कंट्रोल रखते थे, और सेंट्रल चोला एम्पायर के अंडर में वो काम करते थे। तो वेलल्ला कौन थे? चोला एम्पायर में जो रिच पीजेंट थे उनको बोलते थे आपके वेलल्ला। और ये रिच पीजेंट किस पे कंट्रोल रखते थे? नाडू पे कंट्रोल रखते थे, क्योंकि नाडू कैसे बनती थी? कई विलेजेस के ग्रुप से। और ये वेलल्ला किसके अंडर में काम करते थे? ये वेलल्ला काम करते थे सेंट्रल चोला एम्पायर के अंडर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी चोला की, उसके अंडर में काम करते थे। टाइटल गिवन बाय चोला किंग्स टू द रिच लैंड होल्डर्स। स्टूडेंट्स बड़े बड़े लैंड होल्डर्स को चोला एम्पायर में क्या क्या टाइटल दिया जाता था आपके? मुवेंदा वेलन, ए वेलन और पेजेंट सर्विंग 3 किंग्स। मुवेंदा वेलन चोला एम्पायर में एक लैंडलॉर्ड होता था, रिच लैंडलॉर्ड। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे ना स्टूडेंट्स, जो रिच लैंडलॉर्ड होते थे, अमीर लैंड होल्डर या लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मीन के मालिक, उनको मुवेंदवेलन कहा जाता था। और मीन्स एक उपाधि नहीं दी जाती थी उनको मुवेंदवेलन की, और भी अरियर, ये 2-3 उपाधियाँ दी जाती थी रिच लैंड होल्डर्स को।
जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे चोला एम्पायर में, उनको कई उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे मुवेंदलम। मुवेंदलम क्या होता था, ये एक किसान होता था, बड़ा लैंड होल्डर, जो 3 किंग्स की सेवा करता था। और अरियर की उपाधि भी दी जाती थी रिच लैंड होल्डर्स को चोला एम्पायर में। और अरियर क्या होता था, मुखिया होता था। किंग्स इंस्ट्रक्टेड देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। स्टेट और सेंटर में किंग इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस देता था, मीन्स इनको बड़े बड़े पदों पे बैठाता था। ब्राह्मण्स इन चोला एम्पायर, ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट दिए जाते थे ना, जमीन दान में दी जाती थी, उनको बोलते थे ब्रह्मदेय। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मणाज सेटलमेंट्स अमज्ड इन कावेरी डेल्टा। और ब्राह्मणों को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी चोला रूलर्स ने। यही कारण था कि ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा बस्तियाँ कावेरी डेल्टा में, मीन्स जहाँ पे चोला एम्पायर एस्टेब्लिश था, वहाँ पे सेटल हो गई। सभा, स्टूडेंट्स, चोला एम्पायर में एक सभा होती थी, असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंडलॉर्ड्स। प्रोमिनेंट होता स्टूडेंट्स मुख्य, जो मुख्य ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स थे उनकी एक असेंबली होती थी, उनका एक ग्रुप होता था, उसको सभा कहते थे। ब्रह्मदेय वाज लुक्ड आफ्टर सभा, तो जो ब्रह्मदेय होती थी, मीन्स ब्राह्मणों को जो चोला किंग ज़मीन दान में देते थे, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली ज़मीन को क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेय। तो ब्रह्मदेय की देखभाल कौन करता था, सभा। डिसीजंस ऑफ सभा वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स। स्टूडेंट्स, सभा जो भी डिसीजन लेती थी, सभा के द्वारा लिए गए डिसीजंस को इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया जाता था, मीन्स जो हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ चीज़ लिखी जाती थी ना, उसको बोलते थे इंस्क्रिप्शन। और स्टोन वॉल या टेम्पल के ऊपर इनको लिखा जाता था। स्टोन वॉल्स होती थी, सॉरी, जो टेम्पल्स की, टेम्पल की पत्थर की दीवारों के ऊपर जो डिसीजन होते थे सभा के, वो लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन द चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज। स्टूडेंट्स, जो चोल एम्पायर में सभा ऑर्गेनाइज होती थी, जो सभा गठित होती थी, उस सभा के बारे में हमें डिटेल में कहाँ से देखने को मिलता है। उस सभा के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं डिटेल में, तो तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट से, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में एक उत्तर मेरूर जगह है, तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में एक उत्तर मेरूर जगह है, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है। उस इंस्क्रिप्शन में हम सभा के कामों की डिटेल देख सकते हैं। ईच सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स एंड टेम्पल्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, हर सभा के अंडर में एक अलग अलग कमेटी काम करती थी, और वो कमेटी अलग अलग कामों को देखती थी, जैसे इरिगेशन का, वृक्ष सिंचाई का काम, गार्डन को देखना, टेम्पल को देखना। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमेटी अंडर सभा। स्टूडेंट्स, जो कमेटी होती थी सभा के अंडर में, उसके मेंबर को कैसे इलेक्ट किया जाता था। नेम्स ऑफ मेंबर्स वर रिटन ऑन ए स्मॉल टिकट ऑन पाम लिप्स। जो पाम का लीफ होता था, मीन्स आपके जो पाम का पत्ता होता था, उसके ऊपर मेंबर के नाम लिख दिए जाते थे। छोटी छोटी टिकट बना दी जाती थी पाम के पत्ते की, और उस पे मेंबर के नाम लिख दिए जाते थे। और ये टिकट है ना, सारी की सारी पाम लीप्स के पत्ते से बनी हुई टिकट, जिस पे मेंबर के नाम लिखे हैं, उनको एक है ना पोट में डाल दिया जाता था, मीन्स घड़े में डाल दिया जाता था, अर्दनवेयर, मिट्टी के घड़े में। पहले तो पाम लीव्स की बना ली जाती थी टिकट, और उन टिकटों पे लिखा जाता था आपके मेंबर्स के नाम, और फिर उन टिकटों को, जो पाम लीव्स की होती थी, उनको अर्दनवेयर पोट, मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता था। ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक द टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। और स्टूडेंट्स, फिर एक यंग बॉय, एक नई उम्र का लड़का, उन टिकट को निकालता था, और जिस भी मेंबर की टिकट निकलती थी, वो फिर अलग अलग कमेटी का मेंबर बना दिया जाता था। मीन्स जिसकी आपके जिस भी आप टिकट के ऊपर कमेटी लिखी है, मेंबर का नाम लिखा है, और लड़के ने उस घड़े में से जो भी टिकट या कमेटी का नाम लिखे हुए जो टिकट निकाली, उसमें से फिर है ना आपके उसको मेंबर को चुन लिया जाता था। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर बताता हूँ मैं इसको। पाम लीव्स के ऊपर टिकट, पाम लीफ की टिकट बना दी जाती थी। टिकट के ऊपर आपके मेंबर का नाम और उसको कौन सी कमेटी देनी है वो लिख दी जाती थी। उस टिकट को अर्दनवेयर पोट में, मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता था, और फिर उस घड़े में से एक लॉटरी सिस्टम के तहत
एक यंग लड़का वो टिकट निकालता था और फिर टिकट को खोला जाता था और जिस मेंबर का नाम टिकट में आता था उसी को कमेटी का मेंबर बना दिया जाता था। नगरम, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नगरम। चोला एम्पायर के अंदर स्टूडेंट्स जो व्यापारियों का एक संगठन होता था उसको नगरम कहते थे, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। नगरम्स परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन, शहरों में काम करते थे नगरम, ध्यान रखेंगे इसका, ये शहरों में काम करने वाले ट्रेडर्स के एसोसिएशन थे। टाइप्स ऑफ लैंड ड्यूरिंग चोला एम्पायर, स्टूडेंट्स चोला एम्पायर के अंदर अलग अलग टाइप की लैंड थी आपके। वेलन वेगई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट्स प्रॉपर्टियर, नॉन ब्राह्मण की जो ज़मीन होती थी, मीन्स ब्राह्मण से एक्स्ट्रा जो ज़मीन के मालिक होते थे लोग, उनकी ज़मीन को क्या बोला जाता था, वेलन वैगई। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को जो दान में गिफ्ट की जाती थी ज़मीन उसको बोलते हैं, गिफ्ट में दी जाने वाली या दान में दी जाने वाली ज़मीन को बोलते थे ब्रह्मदेय। शाला भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी जाती थी चोला एम्पायर में, उसको बोलते थे शाला भोगा। देवदाना, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, मतलब देव को दान में या भगवान को दान में दी गई उसको लैंड को बोलते थे देवदाना। तो टेम्पल को ज़मीन में दी गई, टेम्पल को दान में दी गई ज़मीन को बोलते थे देवदाना। पल्ली चनादम, पल्ली चनादम होती थी लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जैन धर्म के जो लोग होते थे उनके जो इंस्टीट्यूशन या संगठन होते थे उनको जो ज़मीन दान में दी जाती थी उसको बोलते थे पल्ली चंदम। स्टूडेंट्स तो इसका ध्यान रखेंगे कौन सी लैंड किसको दी जाती थी। कंडीशंस ऑफ फॉर बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ ए सभा अकॉर्डिंग टू उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन, स्टूडेंट्स जो तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में जो इंस्क्रिप्शन मिला है, उत्तरमेरूर जगह है तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरमेरूर एक जगह है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है, तो उस इंस्क्रिप्शन से हम चोल लोगों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो देखिए, यदि कोई भी आदमी सभा का मेंबर बनना चाहता है, जो चोला एम्पायर के अंदर होती थी सभा, उसका मेंबर जो भी बनना चाहता है तो क्या क्या कंडीशन होती थी। देखिए, दे शुड बी ओनर ऑफ लैंड, ज़मीन खुद की होनी चाहिए यदि किसी को सभा का मेंबर बनना है, और ज़मीन भी वो होनी चाहिए जिससे लैंड रिवेन्यू मीन्स कलेक्ट किया जा सके, जिस ज़मीन से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता था उसी ज़मीन का यदि कोई मालिक है तो उसी को सभा का मेंबर बनाया जाता था। मीन्स मान लीजिए अगर आपको सभा का मेंबर बनना है तो आपके पास ज़मीन होनी चाहिए और वो ज़मीन प्रोडक्टिव होनी चाहिए ताकि उस ज़मीन से रिवेन्यू या टैक्स कलेक्ट किया जा सके। खुद के घर होने चाहिए दे रखा उसमें, दे शुड हैव देयर ओन होम, सभा का मेंबर बनने के लिए 35 से 70 ईयर्स की एज होनी चाहिए सभा का मेंबर बनने के लिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदा, सभा का मेंबर बनने के लिए वेद की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स यदि कोई भी सभा का मेंबर बनना चाहता है, सभा का मेंबर बनना चाहता था चोला एम्पायर में, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी, प्रशासन की जानकारी होनी चाहिए, ये भी बोला गया था, और उसको वो ऑनेस्ट होना चाहिए। इफ़ एनीवन हैज़ ए मेंबर ऑफ कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, स्टूडेंट्स यदि कोई भी आदमी पिछले 3 साल से कमेटी का मेंबर है तो वो दूसरी कमेटी या सभा का मेंबर नहीं बन सकता था। इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द किंग एंड पावरफुल मैन, इंस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स हमारे को किसके बारे में बताते हैं, किंग और पावरफुल मैन के बारे में बताते हैं। तो ध्यान रखें सभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन थी चोला एम्पायर में। पेरिया पुराणम स्टूडेंट्स ये 12th सेंचुरी की एक बुक है, तमिल वर्क है ये 12th सेंचुरी का। इन्फॉर्म्स अस अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, साधारण व्यक्तियों की लाइफ के बारे में, ऑर्डिनरी होते हैं साधारण, तो साधारण मैन और वुमेन की लाइफ के बारे में इन्फॉर्म करता हमारे को पेरिया पुराणम। टेल अस अबाउट पुलियाज, स्टूडेंट्स पेरिया पुराणम में हमारे को पुलियाज के बारे में जानकारी मिलती है। पुलियाज कौन थे, ए नेम यूज्ड फॉर ए सोशल ग्रुप कंसिडर आउटस्कर्ट बाय ब्राह्मण्स एंड वेलल्ला, स्टूडेंट्स ये एक लोअर कास्ट ग्रुप होता था पुलियाज, और ये आउटस्कर्ट होते थे, मीन्स समाज से बाहर के लोग होते थे ये, ब्राह्मण्स और वेलल्ला कौन होते थे, चोला एम्पायर में जो रिच पीजेंट होते थे ना उनको वेलल्ला कहते थे। तो वेलल्ला और ब्राह्मण्स पुलियाज को आउटस्कर्ट मानते थे, मीन्स अपनी जाति से बाहर का मानते थे। तो पुलियाज के बारे में हमें किस में देखने को मिलता है, पेरिया पुराणम में। पुलियाज लिव्ड इन आउटस्कर्ट ऑफ अदानूर
इन ए स्मॉल हेमलेट। हेमलेट होता है स्टूडेंट, छोटा सा कोई विलेज होता है या गांव होता है, उसको हेमलेट बोलते हैं। तो ये है ना अदानूर नाम के एक छोटे से हेमलेट में, स्मॉल विलेज में रहते थे कौन, पुलियाज, जो लोअर कास्ट के लोग माने जाते थे ब्राह्मण और वेलल्ला के द्वारा। और इनके बारे में पेरिया पुराणम में बताया गया है। चाइना अंडर तांग डायनेस्टी। तांग डायनेस्टी के अंडर में चाइना के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो तांग डायनेस्टी थी जो ये पावर में 300 साल तक रही, 300 ईयर्स तक, 7th से 10th सेंचुरी तक चाइना की थी ये तांग डायनेस्टी। इसकी कैपिटल जियान थी और यहाँ पे इसकी कैपिटल में तुर्क्स, ईरानियन, इंडियन, जापानीज, कोरियन बहुत लोग आते थे इस कैपिटल में। और तांग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एग्जामिनेशन। स्टूडेंट जो तांग डायनेस्टी थी चाइना की, तांग डायनेस्टी में जो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, प्रशासन चलाते थे, उनको बोलते थे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होते हैं सरकारी नौकर, तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं। तो वो तांग डायनेस्टी में शासन कौन चलाते थे, ब्यूरोक्रेट्स। और ब्यूरोक्रेट्स को कैसे रिक्रूट मीन्स आपके भर्ती किया जाता था, एग्जामिनेशन के थ्रू। जैसे आज हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को भर्ती करने के लिए IAS IPS का एग्ज़ाम लेते हैं, तो उसी तरीके से चाइना में तांग डायनेस्टी थी जो आपके तांग डायनेस्टी, वो कैसे करती थी अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने सरकारी अधिकारियों को नियुक्त एग्जामिनेशन के थ्रू। और चाइना में ब्यूरोक्रेट्स को एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट करने का, भर्ती करने का सिस्टम कब तक रहा, 1911 तक।